सो विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर टुडे। तो आपका अगला चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट विथ वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिक्स। तो डू यू नो व्हाट इज ऑप्टिक्स? तो फिजिक्स में देर आर मेनी सब ब्रांचेस। जैसे द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज एक्वास्टिक्स, वैसे ही द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स जब इन जनरल सुनोगे मतलब दिस इज स्टडी ऑफ लाइट। अब ऑप्टिक्स में अलग अलग ब्रांचेस है। जितने भी लाइट से रिलेटेड ऑब्जर्व फेनोमेना हम देखते हैं, सो ऑब्जर्व फेनोमेना ऑफ लाइट कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। तो लाइट से रिलेटेड जो भी फेनोमेना हम लोग देखते हैं उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हो वेव ऑप्टिक्स, एक को बोलते हो रे ऑप्टिक्स, और एक होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो सबसे पहले वी डिवाइड ऑप्टिक्स इनटू 3 पार्ट्स। एक है रे ऑप्टिक्स जिसको तुम बोलते हो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये नॉर्मली आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से दिस इज इन 11th स्टैंडर्ड। अब रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं? सबसे पहले व्हाट इज रे? रे का मतलब पता होना चाहिए। रे इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स ट्रेवल्स। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने लाइट का बटन स्विच ऑन किया तो लाइट के सोर्स में से मतलब ट्यूबलाइट में से एनर्जी इमिट हो रहा है, और ये एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। उस पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रैवल करेगा उसको क्या बोलते हो? रे। व्हाट इज रे? रे is a particular direction in which energy from a source travels, right? क्या बोलते हैं उसको? रे ऑफ लाइट। तो जितने भी ऑब्जर्व फेनोमेना है लाइट के जिसमें हमको सिर्फ डायरेक्शन के साथ हमारा कंसर्न है, लाइट कहाँ से आया कहाँ पे गया, वो सारे के सारे हम स्टडी करते हैं किसमें? इसमें रे ऑप्टिक्स में। मैं वापस बता देता हूँ, द स्टडी ऑफ लाइट या द साइंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। अब लाइट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जर्व फेनोमेना है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है रे ऑप्टिक्स जिसको तुम बोलते हो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में क्या क्या सीखना है उससे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रे। रे इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट ट्रेवल्स। तो लाइट के सोर्स को जैसे टर्न ऑन किया उसमें से एनर्जी इमिट हुआ, वो एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को बोलोगे रे ऑफ लाइट। तो रे ऑप्टिक्स में हम सिर्फ डायरेक्शन से साथ रिलेटेड फेनोमेना का स्टडी करते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में तुम बोलते हो एक डायरेक्शन से लाइट आया और रिफ्लेक्शन के बाद दूसरी डायरेक्शन में गया। रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है? मीडियम चेंज होता है। तो रे ऑप्टिक्स में आपने क्या क्या सीखा? रे ऑप्टिक्स में आपने सीखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने सीखा था रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर में 2 टाइप के मिरर थे, एक था कॉनकेव और एक था कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर होता है कॉन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स होता है डाइवर्जिंग। फिर हमने देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट मीडियम चेंज करता है और जब लाइट मीडियम चेंज करता है तो वो बेंड होता है। सो रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट चेंजेस मीडियम। जब वो रेयर से डेंसर में जाएगा इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब वो डेंसर से रेयर में जाएगा इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। उसके बाद आपने रे ऑप्टिक्स में सीखा था प्रिज्म थ्योरी। प्रिज्म थ्योरी में आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट सीखते हो। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसके बाद आपने सीखा था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग नॉर्मली सीखते हैं, एक है माइक्रोस्कोप और एक है टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में तुमने 2 टाइप के माइक्रोस्कोप सीखे थे इफ यू रिमेंबर, एक था सिंपल माइक्रोस्कोप और एक था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले थोड़ा सा बेस बनाना पड़ता है, और ऑप्टिक्स में तो बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्टिक्स 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो किसमें क्या पढ़ना है तो पता होना चाहिए। तो रे ऑप्टिक्स में आप बेसिकली लाइट के सारे वो फेनोमेना स्टडी करते हो जिसमें आपको सिर्फ डायरेक्शन ऑफ लाइट देखना है, लाइट कहाँ से आया कहाँ गया। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीईटी, जेडब्ल्यू और नीट, ये चैप्टर है भी बहुत लंबा और है भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लेकिन इस पूरे चैप्टर में हमने कहीं पे भी एनर्जी की बात ही नहीं की कि वेव के पास कितना एनर्जी था। एनर्जी
डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्या, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो कैसे हुआ। तो एग्जांपल देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। सपोज मेरे पास एक स्क्रीन है, और अगर इस स्क्रीन पे मैं एक सोर्स ऑफ लाइट लगा दूं, तो इस स्क्रीन पे उस एक सोर्स ऑफ लाइट में से लाइट स्क्रीन पे आएगा, और स्क्रीन के हर पॉइंट पे इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट आएगा, इसलिए स्क्रीन का हर एक पॉइंट तुमको दिखेगा इक्वली ब्राइट। लेकिन अब मैं अगर इस स्क्रीन पे एक के जगह पे दो लाइट के सोर्सेस पॉइंट कर देता हूँ, तो आपको वैसा देखने को नहीं मिलेगा। आपको ऐसा देखने को मिलेगा कहीं पे ज़्यादा लाइट है, कहीं पे लाइट है ही नहीं, फिर ज़्यादा लाइट है, फिर लाइट है नहीं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी हर जगह पे सेम नहीं है। जहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा है वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे जो दो सोर्स ऑफ लाइट थे उसका एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जब आप लाइट को एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, तो जब आप लाइट का एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो, तब वो सारे टॉपिक्स वो तुम स्टडी करते हो वेव ऑप्टिक्स में। इसमें करते हो वेव ऑप्टिक्स में। और वेव ऑप्टिक्स को और एक नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला कॉनकेव, कॉन्वेक्स, अलग अलग शेप के लेंस और मिरर होते हैं। यहाँ पे तुम बोलते हो फिजिकल ऑप्टिक्स। तो फिजिकल ऑप्टिक्स में वी विल बी स्टडिंग ऑल द फेनामेना ऑफ लाइट विच आर कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे हमको सीखना है कि इंटरफेरेंस क्या है, और सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ इंटरफेरेंस क्या होता है। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है, लास्ट चैप्टर सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में हमने इंटरफेरेंस सीखा था, वो जनरल थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस था, मतलब किसी भी वेव के लिए। और यहाँ पे तुम इंटरफेरेंस स्पेसिफिकली स्टडी करते हो लाइट का। वहाँ उस चैप्टर में 6 नंबर चैप्टर में अगर आपको याद होगा, हमने फॉर्मेशन ऑफ बीट देखा था। बीट्स तो साउंड वेव के लिए होता है, तो वहाँ पे वो इंटरफेरेंस किसका था? साउंड वेव का था। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में जब हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे तो वो जनरल थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस था। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली इंटरफेरेंस हम लाइट का बात करेंगे। उसके बाद हमको सीखना है व्हाट इज डिफ्रैक्शन, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हमको देखना है व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और ये जो पोलराइजेशन है ये आप डे टू डे लाइफ में यूज भी बहुत करते हो, खासकर समर्स के डे में, गर्मी के दिन में हम लोग सन ग्लासेस पहनते हैं, और सन ग्लास पहनने से थोड़ा सा सूरज का रोशनी कम हो जाता है हमारे लिए, इंटेंसिटी बिकम्स लेस। क्यों? बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो वी विल लर्न व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, एंड देन थोड़ा सा टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे वापस आने वाला है, लिटिल बिट। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप तुमने डिटेल में सीखा ही है रे ऑप्टिक्स में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आएगा। फिर ऑप्टिक्स का तीसरा पार्ट इज पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बोलते हो तुम इसको, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स या कुछ फेनामेना ऐसे हैं जिसको अगर तुम एक्सप्लेन करना चाहते हो तो तुम लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उस केस में लाइट वेव जैसा बिहेव करता ही नहीं है, इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। एग्जाम्पल, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो चैप्टर नंबर 14 में आएगा, आपको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आएगा। अब फोटो मतलब फोटोन मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जब एक मेटल की सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुआ तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, तो मेटल की सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुआ मतलब फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, और उस मेटल की सरफेस से कौन इमिट हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है, इलेक्ट्रॉन इमिट कहाँ से हो रहे हैं? मेटल की सरफेस से। मेटल की सरफेस में कौन है? मेटल के एटम्स है। मेटल के एटम्स में कौन है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? मेटल के एटम से आ रहे हैं। अब अपने आप तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे ना। इलेक्ट्रॉन फ्री कब होंगे? जब दूसरा कोई पार्टिकल आके उसके साथ कोलाइड करे और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करे। लेकिन कोलिजन ये वेव का प्रॉपर्टी होता ही नहीं है, वेव कभी कोलिजन करता ही नहीं है। कोलिजन कौन करता है? पार्टिकल। हमने तो लाइट इंसिडेंट किया था और यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, मतलब लाइट
का कोलिजन हुआ किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और लाइट ने अपना पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफर कर दिया किसको, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हो गया। इसका मतलब इस केस में लाइट जो है वो वेव नहीं है, वो क्या है, पार्टिकल है, क्योंकि कोलिजन पार्टिकल्स का होता है, वेव का नहीं होता है। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन स्कैटरिंग बोलते हैं उसको, या फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ये एक्सपेरिमेंट्स अगर आपको एक्सप्लेन करने हैं तो आप लाइट को वेव मान ही नहीं सकते हो। तो इन टोटल ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड पार्टिकल नेचर। उसमें से रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में लाइट को तुम एज अ वेव ट्रीट करते हो, और पार्टिकल नेचर में तुम उसको एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना ही पड़ता है, क्योंकि कनेक्ट नहीं होगा फिर इस चैप्टर में क्या सीखना है। अब बिफोर वी स्टार्ट विद द रियल पार्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स, यहाँ से वेव ऑप्टिक्स तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वेव ऑप्टिक्स से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो थोड़ा देर से आएंगे। तो वेव ऑप्टिक्स हम चैप्टर तो स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, लेकिन थोड़ा सा हमको रे ऑप्टिक्स का बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रे ऑप्टिक्स में सीखा था, व्हाट हैव यू लर्न रे ऑप्टिक्स, light always travels in a straight line in a homogeneous and isotropic medium। तो पहले पता होना चाहिए कि light always travels in a straight line, always travels in a straight line, in a straight line in a homogeneous and isotropic medium, and isotropic medium। What is the meaning of homogeneous? यूनिफॉर्म, मतलब जब एक मीडियम के प्रॉपर्टीज हर जगह पे सेम हो। सो व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम आर सेम एवरीवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लेते हैं कि एक ग्लास का स्लैब है, उस ग्लास के स्लैब में हर जगह पे केमिकल कंपोजिशन सेम है। कंपोजिशन सेम, केमिकल कंपोजिशन पता है ना, 10% ये होगा, 20% वो होगा, 40% वो होगा। तो जब हर जगह पे केमिकल कंपोजिशन सेम हो, या फिर हर जगह पे प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर सेम हो, तो जब प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम आर सेम एवरीवेयर, उसको क्या बोलते हो, होमोजेनियस। एंड व्हाट इज आइसोट्रोपिक, व्हेन द प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। क्योंकि देखो दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। जब मैं बोलता हूँ होमोजीनियस, मतलब मैं कहीं पे भी रैंडमली चेक कर लूँ, मुझे प्रॉपर्टी सेम मिल रहा है, उसको बोलते हो होमोजेनियस। और आइसोट्रोपिक मतलब एक गिवन पॉइंट से हर डायरेक्शन में चेक करूं तो सेम मिल रहा है, दैट इज आइसोट्रोपिक। तो जब तक मीडियम होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक है, तब तक लाइट उसमें सेम डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता रहेगा विद द सेम वेलोसिटी। तो लाइट बेंड कब होगा, लाइट विल बेंड व्हेन इट चेंजेस मीडियम, बराबर, करेक्ट। तो ये पता होना चाहिए। तो light always travels in a homogeneous and isotropic medium. Light bends and travels in a new direction after reflection or refraction। तो या तो रिफ्लेक्शन होगा तो डायरेक्शन चेंज होगा, या फिर रिफ्रैक्शन होगा तो डायरेक्शन चेंज होगा, बराबर, राइट। तो लाइट bends and travels in new direction after reflection or refraction। अब ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, इसके लॉज हमने 11th के ऑप्टिक्स में, मतलब रे ऑप्टिक्स में देखे थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बराबर। तो अगर आपको याद है, नहीं याद है तो याद दिला दूंगा, मेरा काम है आपको याद दिलाना कि आपने क्या क्या पढ़ा था। तो आपने ऐसा देखा था कि हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब मिरर है, और मान लो मैं इस मिरर पे, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गया, तो ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। एंगल्स तुम मेजर करते हो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अगर आपको याद है, आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉ देखे थे। नंबर 1 था द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे
एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि नॉर्मल तुमने जहां पे लाइट इंसिडेंट हुआ वहां ड्रॉ किया, तुमने नॉर्मल को ना यहाँ ड्रॉ किया ना वहां ड्रॉ किया, तुमने ड्रॉ कहाँ किया, जहां पे क्या हुआ, लाइट इंसिडेंट हुआ। तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। मतलब अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में। ऐसा नहीं होगा कि रे आया एक्स वाई प्लेन से और गया वाई जेड प्लेन में, ऐसा नहीं होता है, जिस प्लेन से आया उसी प्लेन में जाता है वो। सो द इंसिडेंट रे, अब मैं ये रिपीट क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन है, हमने रे ऑप्टिक्स में सीखा, बताता हूं रीजन क्या है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal drawn at the point of incidence lie in the same plane, Number 2, second law of reflection था angle of incidence is equals to angle of reflection provided reflection is in the same medium। लाइट एयर से आया, एयर में गया, तो आई और आर की वैल्यू सेम है। बराबर, गुड। अब मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, कि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमने 11th स्टैंडर्ड में इसको सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ लॉ बता के छोड़ दिया। तुमने कब प्रूव किया आई इक्वल टू आर, तुमने प्रूव नहीं किया, हमने प्रूव कहाँ किया था आई इक्वल टू आर, वो हम लोग अभी यहाँ प्रूव करने वाले हैं वे ऑप्टिक्स में। तो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों प्रूव करने वाले हैं। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बताता हूं मैं, और वो हमने क्यों नहीं प्रूव किया, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए तुमको वेव ऑप्टिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं। इसके लिए हमने 11th में वो प्रूव नहीं किया, हमने सिर्फ स्टेट करके छोड़ दिया कि ये दो लॉ है। तो सिमिलरली जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, वैसे ही सिमिलर वे में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। सिर्फ रिफ्रैक्शन के केस में होता क्या है कि लाइट मीडियम चेंज करता है। तो लाइट सपोज पहले एक मीडियम से ट्रेवल कर रहा था, वो एक इंटरफेस पे आया। इंटरफेस इज अ सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम। जैसे मान लेते हैं कि ऊपर एयर है नीचे ग्लास है, तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इसको बोलते हो इंटरफेस। ये रे ऑफ लाइट आया और ये रे ऑफ लाइट बेंड हुआ टूवर्ड्स नॉर्मल। क्यों बेंड हुआ, बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंस सन। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। पिछले केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 है। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और मीडियम 2 का μ2 है। फिर आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अभी मैंने बोला कि लाइट travels with constant speed in a given medium in a straight line. Light bends when it encounters an interface. तो जब वो दूसरे मीडियम में जाएगा तब वो बेंड होगा और वापस से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, लेकिन सेम स्पीड के साथ नहीं करेगा। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। तो कौन से मीडियम में कितना लाइट का स्पीड है ये कौन बताता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तुम डिफाइन भी वैसे करते हो, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टेल्स यू व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। और याद रखना स्पीड ऑफ लाइट ये रेयरर मीडियम में ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम में कम होता है। ये याद रखना, आगे काम में है, आज ही काम में आएगा, अभी 10-15 मिनट में। तो अब इसके भी दो लॉज है। पहला लॉ तो सेम तरीके से ही है, एकदम एग्जैक्टली सेम वे। तो इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, अभी रिफ्लेक्टेड नहीं बोलेंगे, अभी बोलेंगे रिफ्रैक्टेड। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal drawn at the point of incidence lie in the same plane. तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। जैसे यहाँ पे तुमने बोल दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रिलेटेड बाय स्नेल्स लॉ। एंड व्हाट इज स्नेल्स लॉ? μ1 sin I, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इनटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1
इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इंटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2 इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, बराबर। और अगर आपको याद होगा, ये भी हम लोगों ने डिराइव नहीं किया था, ये भी हम लोगों ने प्लेनली सिर्फ स्टेट करके छोड़ दिया था। तो अब वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन के साथ साथ तुमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रूव करने हैं कि सच में ऐसा होता है, तो वो हम लोग करेंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था जो आपको पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ हमने देखा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम, लाइट बेंड्स मतलब चेंजेस द डायरेक्शन व्हेन इट एनकाउंटर्स एन इंटरफेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मूव्स इन न्यू डायरेक्शन अगेन इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर अगर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल lie in the same plane and angle of incidence equals to angle of reflection। कंडीशन है कि रिफ्लेक्शन इज इन द सेम मीडियम, एयर से आया एयर में गया, वाटर से आया वाटर में गया तो ही होता है। एयर से आया वाटर में गया तो वो रिफ्लेक्शन, उस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं होता है। देन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी दो लॉज थे, कौन से दो लॉ थे? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द same plane। Angle of incidence and angle of refraction are related to each other by Snell's law, that is mu1 sin I equals to mu2 sin R। अब इसके आगे आपका वेव ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है। अब जब तुम बोलते हो कि हम ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट, जैसे कि एकॉस्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ साउंड। तो हमने जब 11 में साउंड चैप्टर चालू किया था तो सबसे पहले साउंड होता क्या ये डिफाइन किया था। व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए साउंड को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। वैसे ही अभी हमको पहले समझना है व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट। लाइट एग्जैक्टली है क्या? हम तो बोलते ना लाइट है। अभी लाइट है क्या? लाइट है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। लाइट है, लाइट क्या है? साउंड है। लेकिन साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल वेव है? मैकेनिकल है। मैकेनिकल को मीडियम लगता है। तो वैसे तुमको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली लाइट का मतलब क्या है, व्हाट इज लाइट। तो अब तो हमको पता है, अभी हमको पता है लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पता है अभी हमको। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और हमको ये भी पता है कि ये ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन ये नॉन मैकेनिकल वेव है, मतलब लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। लेकिन इमेजिन आज से 500-600 साल पहले, और जब मैं बोलता हूँ ना आज से 500-600 साल पहले, तो जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसकी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने पहले साइंस नहीं किया। हमारे खासकर तो हमारे कंट्री में, हमारा तो कंट्री का इतिहास ही है, वी यूज्ड टू बी लाइक पीपल स्टडिंग साइंस हजारों साल से। लेकिन अभी हमारा कल्चर अलग था, हम लोग रिकॉर्ड कम करते थे, हम लोग इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन पास करते थे थ्रू ओरल कम्युनिकेशन। लेकिन जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें सबसे पहला अटेम्प्ट न्यूटन ने किया टू एक्सप्लेन व्हाट इज लाइट, और न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी बोलते हैं उसको। कॉर्पुस्कुलर क्यों? क्योंकि न्यूटन ने ऐसा माना कि जो लाइट है वो पार्टिकल है, और पार्टिकल का नाम कॉर्पुस्कल है। और अभी इसके बाद याद रखना, कोई भी थ्योरी हो, देखो थ्योरी कभी भी याद रखना, थ्योरी है वो थ्योरी है, कोई भी थ्योरी हो ना, उसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक है कोई भी थ्योरी, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। हमको कुछ अज्यूम करके चलना पड़ता है, क्योंकि लाइट को मैं देख नहीं सकता, और इमेजिन कि लाइट को मैं देख नहीं सकता, और पहली बार फर्स्ट टाइम आई ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज लाइट, तो मैं कुछ अजम्पशन लूंगा, तो इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। फिर उस अजम्पशन पे बेस्ड हमको देखना पड़ता है कि जो ऑब्जर्व फेनामेना है, जैसे मैंने अभी बताया लाइट के साथ रिलेटेड कौन से ऑब्जर्व फेनामेना है? रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। तो वो जो थ्योरी है, मतलब वो जो अजम्पशन है, वो कौन से ऑब्जर्व फेनामेना को एक्सप्लेन कर पा रहा है, सक्सेसेस, और कौन से ऑब्जर्व फेनामेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, मतलब
फेल्यूअर्स या फिर ड्रॉबैक्स। तो कोई भी थ्योरी हो, जितने भी ऑब्जर्व फेनामेना है, वो थ्योरी अगर सारे ऑब्जर्व फेनामेना को सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन कर पा रहा है तो वही थ्योरी एक्सेप्ट होता है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है। तो जो पहला थ्योरी था टू एक्सप्लेन व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, वो किसने दिया? न्यूटन ने। उसको बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन नंबर 1, अ सोर्स ऑफ लाइट, जैसे सोर्स ऑफ लाइट है, emits large number of tiny particles called as corpuscles in its surrounding medium. So a source of light emits large number of tiny particles called as corpuscles in its surrounding medium. ओके, तो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो, वो क्या इमिट कर रहा है? लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज कॉर्पुस्कल्स इन इट्स सराउंडिंग मीडियम। सही है। अब तुमने बोल तो दिया, तुमने मतलब न्यूटन ने बोल तो दिया कि ये पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होती है ना। प्रॉपर्टीज मतलब जैसे पार्टिकल के पास मास भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखते हैं वो तो। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल का शेप होता है, पार्टिकल का प्रॉपर्टी से इलास्टिसिटी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लिया कि जो पार्टिकल है वो स्फेरिकल इन शेप है, चलो मान लिया, लेकिन फिर ये भी सोचना पड़ेगा कि लाइट मतलब पार्टिकल और लाइट अगर निकला तो वो कोलिजन करेगा ना, वो किसी सरफेस पे जाके हिट करेगा, वो हिट करेगा तो शेप चेंज हो सकता है। तो शेप चेंज होने के बाद वो वापस अपना शेप रिगेन करता है क्या? तो इलास्टिक है। नहीं करता है तो वो प्लास्टिक है। तो these corpuscles are elastic. These corpuscles are elastic, rigid छोड़ दो फिलहाल, and massless मतलब weightless and massless। अब इसको massless क्यों माना, उसका रीजन है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। यू नो नथिंग कैन मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। यूनिवर्स में कुछ भी चीज लाइट के स्पीड से फास्ट नहीं जा सकता है। यू शुड नो दिस नाउ। साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब आपको और एक चीज पता होनी चाहिए, जिसका भी मास है, तुम्हारा मास है, मेरा मास है, इसका मास है, इस पेन का मास है, सबका मास है, जिसका भी मास है वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट तक जा ही नहीं सकता, वो उससे कम स्पीड पे चलता है। सो एनीथिंग विच हैज मास कैन नेवर अचीव और अटेन द स्पीड ऑफ लाइट, राइट। और जिसका स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है उसका मास नहीं हो सकता। फिर जिसके पास मास है उसका स्पीड कभी भी स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकता, और जिसके पास स्पीड ऑफ लाइट है उसका कभी मास नहीं हो सकता। ये थ्योरी क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? लाइट। तो हमको तो पहले पता है व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸। मतलब ये कॉर्पुस्कल्स अगर पार्टिकल्स है तो वो किसके स्पीड से चल रहे हैं? लाइट, क्योंकि कॉर्पुस्कल्स ही लाइट है ना, और लाइट है तो लाइट का स्पीड है, तो कॉर्पुस्कल के पास मास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए क्या बोला है? मासलेस। बराबर, गुड, पक्का, श्योर। देन हमने अभी आज स्टार्टिंग में बोला कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम विद वेरी हाई स्पीड्स। अगर लाइट कॉर्पुस्कल है तो लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव होने का मतलब, कौन स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है? कॉर्पुस्कल्स। So these corpuscles travels in a straight line in a medium with very high speeds, and the speeds are different in different mediums,
क्योंकि तुम बोल रहे हो कि मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड चेंज होगा लाइट का। इसका मतलब है जो कॉर्पुस्कल्स थे ये एक मीडियम में चल रहे थे स्ट्रेट लाइन में विद वेरी हाई स्पीड, मीडियम चेंज हो गया तो अब नए डायरेक्शन में जाएंगे स्ट्रेट लाइन में लेकिन विद डिफरेंट स्पीड। मतलब दिस कॉर्पुस्कल्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम विद वेरी हाई स्पीड एंड दिस स्पीड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, राइट। उसके बाद हम जब लाइट देखते मतलब हमको लाइट का सेंसेशन होता है, मतलब लाइट की वजह से हमको कलर्स भी दिखते हैं बाय द वे, रेड ब्लू ग्रीन ऑरेंज येलो रेड जो भी होगा वो भी, करेक्ट। तो ये सेंसेशन कब होगा? मैंने अगर आंखें बंद कर दी तो मुझे कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। आंखें खोला तो क्या हुआ? लाइट अंदर गया मतलब कौन गया? कॉर्पुस्कल गया। सो व्हेन these corpuscles enter our eye we get sensation of light. So when corpuscles enter our eye we get sensation of light. We get sensation of light when these corpuscles enter our eye. Corpuscles enter our eye. फिर पूछने वाला ये भी पूछेगा, अच्छा ऐसा है तो अलग अलग कलर क्यों दिखते हैं? सभी अलग अलग कलर क्यों दिखते हैं? सोचो, तुम बोल रहे हो लाइट इज पार्टिकल, फिर लाइट इज पार्टिकल तो अलग अलग कलर क्यों दिख रहा है? तो तुम बोल सकते हो, मतलब न्यूटन ने बोला ऐसा होगा कि कॉर्पुस्कल्स पार्टिकल्स है अलग अलग साइज के हो सकते हैं, तो डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कॉर्पुस्कल्स। तो डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू different sizes of corpuscles। तो इस 5 assumptions पे थ्योरी बेस्ड है। पहला assumption ये बोलता है आपको, क्या बोलता है आपको? A source of light emits large number of tiny particles called as corpuscles in its surrounding medium. These corpuscles are elastic and massless. These corpuscles travel in a straight line in a medium with very high speed and these speeds are different in different medium. Number 4, when these corpuscles enter our eye we get sensation of light. Number 5, different colors of light are due to different sizes of corpuscles. Good. अब हमको ये समझना है कि जो थ्योरी है इसके सक्सेसेस कौन से थे, मतलब ये थ्योरी कौन से ऑब्जर्व फेनोमेना को अच्छे से समझा पाया, बहुत कम फेनोमेना को समझा पाया। जैसे फॉर एग्जांपल इट कुड एक्सप्लेन टोटल रिफ्लेक्शन एंड टोटल रिफ्रैक्शन। सो दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन, सो इट कुड एक्सप्लेन टोटल रिफ्लेक्शन एंड टोटल रिफ्रैक्शन। बस इसके यही लिमिटेड सक्सेसेस थे, एक हाथ दूसरा होगा तो होगा, ये थ्योरी है। तो रिमेंबर, नोट्स मैंने इसलिए दिए आपको क्योंकि हर चीज मैं यहाँ बताऊँ इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, फिर तुम खुद भी तो कुछ पढ़ो। फेल्यूर बहुत सारे थे। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन एंड टोटल रिफ्रैक्शन? तो अब पहले आपको ये पता होना चाहिए टोटल और पार्शियल दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा है, अब तक तुमने जो सीखा अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव लर्न, तुम नॉर्मली जब बोलते हो कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है उस पे एक रे ऑफ लाइट आया, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इसको क्या बोलोगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बराबर, सही है, सही बात है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, लाइट का कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर है तो हमेशा याद रखना लाइट का सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट इज रिफ्रैक्टेड। इट इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। हम लोग हमारा काम कम करने के लिए, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए जब रिफ्रैक्शन का स्टडी करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे दिखाते ही नहीं है। इट डज नॉट मीन कि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, होता ही है, होता ही है, अभी भी हो रहा है। तुम जब मेरे को देख रहे हो, मेरा चश्मा ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जिसके पास भी चश्मा सबका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो यू विल स्टिल सी मुझे दिख रहा है। मतलब लाइट
डेफिनेटली रिफ्रैक्ट हो रहा है, लाइट ये लेंस क्रॉस करके पीछे आ रहा है, इसलिए तो दिख रहा है, नहीं तो दिखता क्यों फिर। और तुमको मेरे चश्मे में कुछ रिफ्लेक्शन भी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो पहला फेल्यूर, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन, it failed to explain partial reflection and refraction, partial reflection and refraction, partial reflection and refraction of light। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा फेल हो गया, अरे फेल हुआ ना, अब बताओ तुम बोल रहे हो कि ये पार्टिकल है, अब पार्टिकल है तो पार्टिकल या तो रिफ्लेक्ट होगा या तो फिर रिफ्रैक्ट होगा। पार्टिकल ऐसा तो नहीं सकता ना पार्टिकल खुद आधा आधा कर ले खुद को, चलो आधा मैं उधर जाता हूँ आधा मैं इधर जाता हूँ। द मोमेंट न्यूटन सेड कि लाइट इज पार्टिकल, तो पार्टिकल अगर इंसिडेंट हुआ तो या वो रिफ्लेक्ट होगा या वो रिफ्रैक्ट होगा, वो खुद को आधा आधा तो नहीं कर सकता। इसलिए इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। तो क्योंकि पार्टिकल था, पार्टिकल के टुकड़े नहीं हो सकते, इसके लिए इट कैन नॉट एक्सप्लेन पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। इट आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, diffraction and polarization। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देन बहुत सारे हैं, हर चीज में यहाँ नहीं लिख सकता हूँ। एक लास्ट चीज, इट प्रिडिक्ट्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन रेयर मीडियम। तो इट प्रिडिक्ट्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट in denser medium is greater than rarer medium, हमको पता है ये सही नहीं है, हमको पता है स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन रेयर मीडियम देन इन डेंसर मीडियम। बराबर। और भी एक चौथा है बट ठीक है। फोर्थ नंबर में ये है कि अगर ये कॉर्पुस्कल्स है मतलब पार्टिकल्स है, तो जिस सोर्स में से ये इमिट हो रहे हैं धीरे धीरे उस सोर्स का मास खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक सोर्स से पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं तो उस सोर्स का मास धीरे धीरे, क्योंकि मैंने बोला मासलेस मतलब बहुत कम मास, तो धीरे धीरे उस सोर्स का मास जीरो हो जाना चाहिए था, नहीं होता। सो नो रिडक्शन इन द मास ऑफ द सोर्स इज ऑब्जर्व्ड। तो ये उसके फेल्यूर्स थे, ड्रॉबैक्स थे। अब ये थ्योरी तो फेल हो गई, तो अगला अटेम्प्ट आया ह्यूजेंस। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हु ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने बोला ट्राइड मतलब ये भी फेल हुआ है, हु ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट इज लाइट इज ह्यूजेंस, और उसको बोलते हैं ह्यूजेंस वेव थ्योरी। नाम में ये वेव थ्योरी मतलब ह्यूजेन ने लाइट को पार्टिकल माना ही नहीं, उसने माना इसको क्या, वेव, राइट। पर ये इसका पहला अजम्पशन ही गलत है। ये बोलता है कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब बोल दिया लॉन्गिट्यूडनल वेव तो पता होना चाहिए फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैं आऊंगा उस पे फेलियर पे, लेकिन अभी मैंने बोला साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की। अगर ऐसा है तो सन से अर्थ तक कभी लाइट आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि फिर सन और अर्थ में तो कुछ है ही नहीं। उस पर आएंगे हम लोग, लेकिन पहला असम्पशन है लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देन when these waves enter our eye, when these waves enter our eyes, we get sensation of light. Then अलग अलग कलर क्यों है,
डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स, क्योंकि तुमने बोल दिया वेव है तो वेवलेंथ है, राइट? सो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स, different colors of light are due to different wavelengths. Lastly, अभी मैंने बोला कि इसने बोल दिया कि ये जो वेव्स है, कौन से वेव्स है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव को तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और साइंस में ऐसा तो नहीं तुमने बोल दिया लोगों ने मान लिया। साइंस अगर कभी रिसर्च में जाओगे तो आपको समझेगा, बहुत मज़ा आता है। यू से समथिंग और बहुत सारे लोग बैठे ही होते हैं, बोलने दो इसको कुछ। इसने बोल दिया लॉन्गिट्यूडनल वेव, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो बताओ फिर सन से अर्थ तक लाइट आया कैसे? फंस गए। इसने बोला ऐसा है कि हर जगह पे एक इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी मैं बोल रहा हूँ, हर जगह पे एक मीडियम एग्जिस्ट करता है, हर जगह पे करता है। तो तुम्हारे मेरे बीच में भी वो मीडियम है, अर्थ और सन के बीच में मीडियम है, उसका नाम है लुमिनिफेरस ईथर, राइट? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सन से अर्थ तक आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस हाइपोथेटिकल मीडियम। तो वहां पे मीडियम है ऐसा बोला उसने। तो since light is longitudinal wave and since longitudinal wave requires a material medium, since longitudinal waves require a material medium, अब सन और अर्थ के बीच में मीडियम तो है नहीं, इसलिए उसने बोला since longitudinal waves require a material medium, hence a hypothetical medium, hypothetical मतलब hypothesis मतलब theoretical, hence a hypothetical medium called as luminiferous ether was assumed to exist everywhere। तो इन्होंने तो ऐसा मान लिया कि एक मटेरियल है जो हमको दिखता नहीं है लेकिन होता है, उस मीडियम की वजह से लाइट सन से अर्थ तक आता है, और उस मीडियम का नाम क्या है? लुमिनिफेरस ईथर। तो ये 4 अजम्पशंस थे ह्यूजेंस वेव थ्योरी के। ओके, देन ऑफ कोर्स देयर आर सक्सेसेस एंड देयर आर फेल्यूर्स। अब इस थ्योरी के कुछ सक्सेसेस कंपेयर्ड टू द लास्ट थ्योरी एक्स्ट्रा है। देखो ऐसा है ना, कोई भी नया थ्योरी कम से कम जो पिछला थ्योरी का सक्सेस है वो तो समझाना ही चाहिए। मतलब इट वुड एक्सप्लेन टोटल रिफ्लेक्शन एंड टोटल रिफ्रैक्शन, साथ साथ में पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन भी समझा दिया। मतलब इट कुड एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन, this theory explains laws of reflection and refraction मतलब अब मैं थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा, मैं सब कुछ नहीं लिख सकता यहाँ पे, और मैं भगा भी नहीं सकता, ज़्यादा फास्ट गए तो फिर लिंक लगेगी नहीं आपकी। तो इट कुड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब इट कुड एक्सप्लेन टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्रैक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुड। इट एक्सप्लेन्स क्या एक्सप्लेन किया इसने पता है? इट एक्सप्लेन्स interference and diffraction. It explains interference and diffraction. Then you see, पहला जो थ्योरी था उसने क्या प्रेडिक्ट किया था? स्पीड ऑफ लाइट इज इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन एयर। सही है कि नहीं? तो ये जो थ्योरी है इट प्रेडिक्ट्स that speed of light is greater in rarer medium than denser medium, which is correct। बराबर। तो ये उसके सक्सेसेस है। उसके फेल्यूर्स भी है, फेल्यूर्स भी बहुत सारे हैं।
फेल्यूअर्स में सबसे पहला फेल्यूअर है इट could not explain phenomena like polarization, क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये सिर्फ ट्रांसवर्स, मतलब पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए है, लॉन्गिट्यूडनल के लिए होता ही नहीं है। और क्यों नहीं होता वो आगे समझेगा, इस चैप्टर में समझेगा। तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देन अभी बहुत सारे फेल्यूर है, मैं हर चीज़ नहीं मेंशन करूंगा। आई टोल्ड यू ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई विल पुट डाउन हियर, बाकी तुम्हारे पास नोट्स है, यू शुड नो। ये जो इन्होंने इमेजिन कर लिया ना हाइपोथेटिकल मीडियम लुमिनिफरस ईथर, ये आज तक कभी मिला नहीं। इसमें करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चे हो गए, क्योंकि क्या होता है कि सम साइंटिस्ट इज सेइंग समथिंग, और ठीक भी है ना, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, तो यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, तो उसको वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए पैसा लगता है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, मेनी एक्सपेरिमेंट्स डन, आज तक कभी मिला ही नहीं। तो ये जो हाइपोथेटिकल मीडियम है ना लुमिनिफरस ईथर, सो हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर was never experimentally detected, was never experimentally found भी बोल सकते हो। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए इसके ऊपर, पर नहीं मिला, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब लाइट कैन नॉट बी अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो सफिशिएंट है, बाकी एक दो पॉइंट जो है वो आप नोट्स में से कवर करोगे। फेल्यूअर्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने वो यहाँ हाईलाइट कर दिए। तो फाइनली, और अभी हमको पता है कि लाइट ना लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लाइट ना ही कॉर्पस्कल्स है, लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमको पता है कि लाइट क्या है, लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वो बीच का स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए, फाइनली कैसे पता लगा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो साइंस फिजिक्स की जगह पर भी वो हिस्ट्री के लेसन हो जाएंगे। इस साइंटिस्ट ने ये किया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। इसके लिए अभी वो सारा पार्ट मैं स्किप कर देता हूँ। अब हमको पता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी नो दैट लाइट इज व्हाट, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in which you have electric field and magnetic field which are vibrating perpendicular to each other, and both of these are also perpendicular to direction of propagation। मतलब अगर वेव x एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपोगेट हो रहा है, x एक्सिस के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड x को परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब अगर मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड xy प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो एक्स जेड प्लेन में, मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस है। और याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम लोग B0 बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है उसको हम लोग E0 बोलते हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू E0। अब आप बोलोगे ऐसा कम ज़्यादा क्यों हो रहा है, वो ये ऑसिलेटिंग है। ऑसिलेटरी मोशन भूल गए, ऑसिलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है, मैक्सिमम भी होता है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलते हो, एम्पलीट्यूड। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E0। व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, B0। ऑसिलेटिंग चीजें जो होते हैं ना उसमें वैल्यू जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, ऐसा होता ही रहता है। जहां भी ऑसिलेशन है वो ऐसा होता ही है, बराबर। तो हमको क्या पता है, एंड यू सी electromagnetic wave consists of oscillating electric and magnetic fields which are perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation। तो ये भी important है, that is proportional to direction of propagation, ये पता होना चाहिए, it's important। So electromagnetic wave consists of oscillating electric and magnetic fields
electric and magnetic fields which are perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation. फिर थोड़ा सा आपको और भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ ह्यूज रेंज ऑफ वेवलेंथ्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ या फिर हैज ह्यूज रेंज ऑफ वेवलेंथ्स. ह्यूज रेंज ऑफ वेवलेंथ का मतलब होता है बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े वेवलेंथ तक होते हैं. इसमें 10⁻⁻15 मीटर से लेके तो 10⁻³ या 10⁻⁴ मीटर तक होता है. और आपको ये पता होना चाहिए, इस स्टेज पे एक्सपेक्टेड है, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, यू शुड नो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके कौन से पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला होता है गामा रेज. गामा रेज आर प्रोड्यूस इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, हाईली एनर्जेटिक. और ये तो चैप्टर नंबर 15 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई में सीखोगे. तो गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द न्यूक्लियस. वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है इनवर्स. और याद रखना, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन होता है डायरेक्ट, E = h². तो वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, एनर्जी सबसे ज़्यादा, हाईली एनर्जेटिक. उसके बाद होता है एक्स रेज. ये वही एक्सरेज है जो तुम फ्रैक्चर डिटेक्शन के लिए यूज करते हो, राइट. और उसको एक्सरे क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि रॉन्जन नाम का साइंटिस्ट था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहा था. ही वाज कंडक्टिंग सम एक्सपेरिमेंट विथ कैथोड रे ट्यूब्स. सुना होगा ये आपने केमिस्ट्री में. तो एनोड के पीछे उसको टाइनी फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखे. उसको पहले लगा कि ये जो लाइट के छोटे छोटे फ्लैशेस है ये कोई पार्टिकल की वजह से जनरेट हो रहा है. पार्टिकल्स, नॉट बिकॉज ऑफ लाइट, पार्टिकल्स. और पार्टिकल है तो पार्टिकल पे चार्ज होता है. तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया. और अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव नेगेटिव. और अगर चार्ज पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ अट्रैक्ट होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ जाएगा, मतलब वो डिफ्लेक्ट होगा. लेकिन ऐसा देखने को मिला कि डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, सीधा चले गया. तो समझ में अरे ये तो पार्टिकल नहीं है, ये तो लाइट है. लाइट मतलब ये तो वेव है. और पता नहीं था ना ये क्या है. और मैथ्स में जो पता नहीं हो, अननोन, उसको किससे डिनोट करते हो, एक्स, इसलिए इसको बोला एक्स रेज. दे आर वेरी 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 हाईली एनर्जेटिक, लेस एनर्जी देन गामा लेकिन स्टिल हाईली एनर्जेटिक. और ये हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए. सिर्फ फ्रैक्चर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं. सर पे लगा तो तुम एक्सरे नहीं करने जाते हो, तुम सीटी स्कैन के लिए जाते हो. तो सर पे लगा, गए एक्सरे निकालने, गए तो गए, वापस ही नहीं आओगे, क्योंकि ब्रेन सेल्स विल बिकम डेड बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी. कभी गलती से एक्सरे सोर्स के सामने ऐसा सिर मत डाल देना, जगह पे गए, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी. दे आर रियली हार्मफुल. उसके बाद होता है यूवी, अल्ट्रावायलेट. ये वही यूवी रेज है जिससे बचने के लिए तुम सनस्क्रीन लोशन लगाते हो, और लिखा होता है उसके ऊपर, दिस सनस्क्रीन लोशन प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट कमिंग फ्रॉम सन. तो जो लगाते हो जरा देख लेना. तो दिस आर यूवी रेज. उसके बाद क्या होता है, विजिबल इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द फुल स्पेक्ट्रम. बहुत छोटा सा पार्ट है ये. क्या विबग्योर 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स यू कैन सी फ्रॉम 3000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम. बहुत छोटा पार्ट है ये. तो मतलब बेसिकली हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिस दुनिया को देखते हैं, कलरफुल दुनिया हमारी, वो छोटी सी है, क्योंकि बाकी तो दिख नहीं रहा हमको. वी कैन नॉट सी गामा, वी कैन नॉट सी एक्सरे, वी कैन नॉट सी यूवी, वी कैन नॉट सी IR. इंफ्रारेड तो बहुत बड़ा पार्ट है, 7000 एंगस्ट्रॉम से 1,00,000 एंगस्ट्रॉम. इसमें 3 पार्ट्स है, मिड इंफ्रारेड, सॉरी नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड. ये कहाँ यूज होता है, सीसीटीवी कैमराज में. कैमरा के आजू बाजू में छोटे छोटे बल्ब लगे होंगे, वो होते हैं IR रेडिएशन के सोर्स. क्यों होते हैं, जब रात में सब लाइट्स बंद करके हम चले गए और चोर आया, चोरी करके चला गया, रिकॉर्ड कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि अंधेरा था.
तो वहाँ से इंफ्रारेड लाइट इमिट होता है और वही लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आता है और कैमरा रिकॉर्ड करता है। तो इंफ्रारेड लाइट हमको नहीं दिखता है, कैमरा को दिखता है। गुड, पक्का। देन उसके बाद होता है माइक्रोवेव। ये वही माइक्रोवेव है जो आपके घर में माइक्रोवेव ओवन के अंदर यूज होता है खाना गर्म करने के लिए। उसके बाद है रेडियो वेव। ये वही रेडियो वेव है जिससे आप रेडियो के अलग अलग चैनल्स सुनते हो, और ये वही रेडियो वेव है जो आपके मोबाइल फोन में यूज होता है फॉर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। फोन उठाया, नंबर डायल किया, हेलो, क्या कर रहा है? उसके पीछे साइंस क्या है? जैसे हेलो क्या कर रहा है? साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फोन ने कन्वर्ट कर लिया। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव में कन्वर्ट हुआ, वो सैटेलाइट के पास गया, सैटेलाइट ने रिसीवर एंड पे भेजा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ और फिर स्पीकर ने उसको वापस से लॉन्गिट्यूडिनल वेव बना दिया। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, इतना फास्ट प्रोसेस है ये। तो ये रेडियो वेव्स हम लोग यूज करते हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए। फिर आप बोलोगे रेडियो वेव ही क्यों यूज करते हैं, बाकी क्यों नहीं यूज कर सकते? अरे रीजंस है। एक्सरे और गामा रे नहीं यूज कर सकते क्योंकि खतरनाक है हमारे लिए, वो यूवी भी, वी ह्यूमंस मर जाएंगे हम ये यूज करेंगे तो। बाकी विजिबल क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि ऐसा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस है, ऑफ कोर्स वो गैसेस विजिबल लाइट को या तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या स्कैटर कर देते हैं। तो तुम्हारे और तुमको दिखेगा ऐसा कलरफुल सिग्नल निकलते, देखो ग्रीन सिग्नल निकला, देखो वॉयलेट सिग्नल निकला लेकिन पहुंचा ही नहीं ना, या तो एब्जॉर्ब हो गया, स्कैटर हो गया। रेडियो वेव्स आर द ओनली वेव्स जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस ही नहीं है। वो द गैसेस विच कैन एब्जॉर्ब रेडियो सिग्नल्स या फिर स्कैटर, वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं है, इसलिए हम लोग रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। गुड। इसके बाद व्हाट टॉपिक इज दैट? वेव फ्रंट आई गेस। क्या है इसके बाद? वेव फ्रंट है ना? Sequentially, I'll have to go sequentially here. Okay, so you have Huygens theory. Huygens theory के बाद वेव फ्रंट है, ठीक है। Huygens theory, अभी ह्यूजेंस थ्योरी, ह्यूजेंस इससे पहले भी ह्यूजेंस देखा हमने, वो वेव थ्योरी था। ये ह्यूजेंस का ये जो थ्योरी है, इट एक्सप्लेन्स हाउ लाइट प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम। और जो पिछला था वो ह्यूजेंस थ्योरी था विच टेल्स यू व्हाट इज लाइट, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। और दिस ह्यूजेंस थ्योरी ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ लाइट प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम, राइट। अब बोलूंगा प्रोपोगेट मतलब, अभी मैंने लाइट का बटन चालू किया तो लाइट बाहर की तरफ ही आ रहा है ना, क्यों आ रहा है बाहर, अंदर क्यों नहीं आ रहा वापस? ये टू थिंक कितना नॉर्मल लगता है, लाइट का बटन चालू किया, लाइट जनरेट हो, बाहर आया, क्यों बाहर आया? व्हाई डज नॉट इट गो इनसाइड, व्हाई डज नॉट इट ट्रैवल इन बैकवर्ड डायरेक्शन? तो ह्यूजेंस थ्योरी हियर इट एक्सप्लेन्स, बेसिकली ह्यूजेंस प्रिंसिपल है आगे, इट एक्सप्लेन्स हाउ लाइट प्रोपोगेट्स इन अ गिवन मीडियम। उसके लिए तुमको पहले पता होना चाहिए व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट। So what do you mean by primary sources of light? Guess, any guess? What could be primary sources? Sun, okay. Then primary sources are those sources which produce light of their own. So the objects or sources, you can say, the objects which produce light of their own, the objects which produce their own light, are known as primary sources, and own light can be produced due to multiple reasons. So the objects which produce their own light due to multiple reasons, one can be due to temperature, due to high temperature, जैसे sun, as you said, high temperature. So there are certain objects which produce light because they are at higher temperature, जैसे for example tungsten filament,
और जो 10-20 रुपए का बल्ब लेके आते हो तो उसमें से करंट पास करते हो. करंट लीड्स टू जनरेशन ऑफ हीट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस एंड हीट प्रोड्यूसेस लाइट. तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर. नंबर 2, ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये जो तुम देख रहे हो एलईडी लाइट, इट प्रोड्यूसेस लाइट ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Then due to nuclear or chemical reactions, for example firecrackers. Firecracker produce light due to chemical reactions. और inside the sun अगर तुम बोलोगे, inside the core of the sun, light is produced due to nuclear reactions. अंदर, not at the surface, अंदर. Good. So these are the reasons why an object can produce its own light, and the objects which produce their own light are called as primary sources of light. Then you have secondary sources of light. So the sources which do not produce their own light but receive light from primary sources and either scatter or reflect the light are called as secondary sources. So the sources of light, the sources which do not produce their own light, but receive light from primary sources, and either scatter or reflect, or scatter light are secondary sources. For example, moon, planets, they do not produce their own light, they receive light from sun and they reflect it. Good. इसके बाद सिक्वेंशियली आना चाहिए वेव फ्रंट. है क्या अभी वेव फ्रंट? हाँ, तो वेव फ्रंट आना चाहिए अभी. अब देखो थोड़ा तो थ्योरी है, आई कांट हेल्प इट, इसके बिना नहीं समझेगा आगे का. आई कुड हैव स्किप्ड इट, आई कुड हैव टोल्ड यू कि चलो इतना घर से पढ़ के आ जाना, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करता हूँ, लेकिन इसके बिना बेस फाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज वेव फ्रंट? टू अंडरस्टैंड वेव फ्रंट, लेट अस इमेजिन हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है ऑफ लाइट, and this point source of light is emitting light in all the directions. Good. So this point source of light is emitting light in all the directions. तो हर डायरेक्शन में लाइट को इमिट करने वाला है. दैट इज द बेसिक आइडिया हियर. गुड. एंड इफ आई से जो सराउंडिंग मीडियम है, द सराउंडिंग मीडियम, उसमें अगर स्पीड ऑफ लाइट c है, द स्पीड ऑफ लाइट इन द सराउंडिंग मीडियम इज c. हाउ मच? c. इन टाइम t, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? c. इन टाइम t टाइम में हर एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? c इंटू टी, राइट? हाँ, ये सब ड्रॉ करने के पीछे रीजन है. इट लुक्स नाइस दो, अच्छा पैटर्न दिख रहा है, but I'm not trying to draw any specific pattern here. बताता हूँ क्या है ये. तो ये पॉइंट सोर्स था S. अभी मैं ज़्यादा लिखने नहीं वाला, अभी तुमको बस याद रखना है कॉन्सेप्ट. So let us consider a source S in air. This source emits light in all possible directions. Let the speed of light in the surrounding medium is c. Hence in time t, all the waves will cover a distance of c into t, and they will reach the surface of a sphere. That is important. They will reach surface of a sphere. ये बहुत important था. क्यों sphere? क्योंकि अगर एक डायरेक्शन में वो फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर जा रहा है, यहाँ भी 5 मीटर जा रहा है, यहाँ भी 5 मीटर जा रहा है, ऊपर भी 5 मीटर जा रहा है, तो हर डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है? सेम 5 मीटर. नाउ इमेजिन कि क्या ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा? स्फीयर बनेगा. सो स्फीयर ही बनेगा, तो स्फीयर ही बनेगा यहाँ पे भी. गुड.
तो रिमेंबर हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट था विच वॉज इन एयर. दिस सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स. इट emits light in all the possible directions. The speed of light in surrounding medium is c. Hence in time t all the waves cover a distance of ct, right, and they reach the surface of a sphere, and this surface of sphere or this sphere is known as wave surface या फिर wave front. करेक्ट, गुड. तो वेव फ्रंट को हम लोग अभी मैथमेटिकली भी डिफाइन करेंगे. अभी तक तो सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट बताया. हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट था एयर में, वहां से लाइट जा रहा है हर डायरेक्शन में. लाइट का स्पीड है c. टाइम t में हर एक वेव ने डिस्टेंस कवर किया ct. तो वो सारे के सारे वेव्स पहुंच गए एक स्फीयर के सरफेस पे. वो सरफेस को तुमने बोल दिया वेव सरफेस या फिर वेव फ्रंट. अब आएगा मैथमेटिक्स. चलो थोड़ा सा पहले मैथ बताता हूँ. What is this shape? Circle, more or less. Yes, it is a circle. You can say that. नहीं दिख रहा होगा तो उसको सर्कल इमेजिन कर लो, पर है तो वो सर्कल. तो that shape which I have drawn is a circle. So it's a circle. What is this particular shape? Ellipse. Very good. What is this shape? Parabola. Excellent. Good. आपको पता है ये सब सारे ज्योमेट्रिकल शेप के लिए कॉमन वर्ड होता है लोकस. व्हाट इज लोकस? इक्वेशन नहीं. व्हाट इज लोकस? इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाइज अ गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन. तो सर्कल के लिए ज्योमेट्रिकल कंडीशन है x² + y² = r². मतलब तुम इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट लो, उसका x और y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम हमेशा रेडियस का स्क्वायर ही बनने वाला है. और इलिप्स के लिए होता है x² / a² + y² / b² = 1, वेयर a is called as सेमी मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस का आधा सेमी मेजर, और b होता है सेमी माइनर एक्सिस, मतलब छोटा एक्सिस जो है स्मॉल एक्सिस उसका हाफ. तो x² / a² + y² / b² = होता है 1. तो वो भी लोकस है, ये भी लोकस है, ये भी लोकस है. तो कोई भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, ज्योमेट्रिकल शेप हो, वो लोकस होता है, राइट. तो यहाँ पे भी तो एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना, तो वेव फ्रंट भी क्या है? लोकस है. लेकिन ये लोकस किसका है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स. आगे, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट विच द वेव्स रीच साइमल्टेनियसली एंड आर इन फेज. अब इन फेज क्यों बोला मैंने? ये डायग्राम ड्रॉ करने के पीछे ना कुछ इंटेंशन था. इफ यू नोटिस, थोड़ा सा सेंटर मेरे को दिख नहीं रहा अच्छे से. यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न. वेरी गुड. नाउ इफ यू सी, ये क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, यहाँ पे भी क्रेस्ट है, यहाँ पे भी क्रेस्ट है, और यहाँ पे भी क्रेस्ट है. जब उल्टा वेव ड्रॉ किया तो ट्रफ दिख रहा है, वो क्रेस्ट. इसका मतलब ये जो लोकस है, यहाँ पे इस लोकस पे जितने भी वेव्स पहुंचे सबका फेस क्या है? सेम है. सो द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट विच द वेव्स रीच साइमल्टेनियसली एंड आर इन फेज, such a geometrical structure will be called as wave front. So a locus of all the points at which the waves reach simultaneously and are in phase is known as locus, है ना? is known as wave front. तुम wave front define कर रहे हो. wave front is locus of all the points at which the waves is simultaneously and they are in phase. अब 3 टाइप के wave front होते हैं, और you will appreciate in your first year of engineering कि तुमको अगर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पता ही नहीं
तो तुमको इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में डिफ्रैक्शन का आगे का थ्योरी है, इधर तो है, उसके आगे है। इधर तुम एक टाइप का डिफ्रैक्शन सीखते हो फ्राउनहोफर, वहां पे आता है फ्रेस्नेल, और फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में डिफरेंस होता है वेव फ्रंट का। अब जब वेव फ्रंट पता ही नहीं होगा तो डिफरेंस क्या समझेगा। तो तुमको पता होना चाहिए 3 टाइप के वेव फ्रंट होते हैं। एक को तुम बोलते हो स्पेरिकल वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट जो तुमको दिखा अभी मैंने जो ड्रॉ किया वो स्पेरिकल वेव फ्रंट था। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स, जैसे एक बल्ब हो गया, इट प्रोड्यूसेस अ स्पेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा होता है प्लेन वेव फ्रंट या फिर सिलेंड्रिकल। चलो पहले मैं सिलेंड्रिकल डिस्कस कर लेता हूँ। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, अब ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कौन से टाइप का सोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। सो लेट अस टेक अ सोर्स ऑफ लाइट जस्ट लाइक दिस ट्यूबलाइट जिसका शेप सिलेंड्रिकल है। अब फॉर सच अ सोर्स ऑफ लाइट, द लाइट विल नॉट ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शन बट द लाइट विल ट्रैवल particularly in some direction। हर डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, अब ये जा रहा है, the light is going something like that, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, और बाहर की तरफ और अंदर की तरफ और साइडवेज। क्योंकि जैसे ये मोबाइल का स्टैंड है, जैसे ये मेरे पास सोर्स है सिलेंड्रिकल, लाइट यहाँ जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ बाजू में भी आएगा, पीछे भी आएगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर इस केस में मैं लोकस ड्रॉ करने जाऊँ तो वो जो लोकस बनेगा ना, लोकस वो पता है कौन सा शेप का बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। तो उसको क्या बोलते हो, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय सोर्सेस like tubelights which have the shape of a cylinder। elongated sources होते हैं वो, elongated। वो पहला point source था, ये elongated source है, it is a cylindrical wave front। then you have the third type is not a type, बस ये special case है, it is a plane wave front। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, चलो मैं थोड़ा सा और तुमको मैथमेटिक्स को इमेजिन करने को लगाऊंगा तो ही होगा। मैथ्स इमेजिन करोगे तो फिजिक्स समझ में आएगा। तो व्हाट इज अ स्मॉल पार्ट, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग सर्कल। अरे ये सर्कल है क्या, हाँ है क्या सर्कल ये, यस। अब इसको मैं बहुत बड़ा कर रहा हूँ और भी बड़ा कर देता हूँ। हाँ रुको, सही बात है, तुम सही बोल रहे हो, और जिनको इमेजिनेशन थोड़ा सा वीक है, अब बताओ व्हाट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग सर्कल, स्ट्रेट लाइन। तो व्हाट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग स्फीयर, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। 2 डायमेंशनल सरफेस का, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का छोटा सा पार्ट 1D होता है, स्फीयर 3D है, 3D का छोटा सा पार्ट 2D होता है, तो क्या होगा, इट विल बी अ प्लेन, it will be a plane। So what do you understand from this कि plane wavefront अगर तुमको चाहिए तो it has to be a very small part of either spherical wavefront or cylindrical wavefront। and what do you understand from that कि तुमको अगर plane wavefront चाहिए तो तुम्हारा जो source है वो infinity पे होना चाहिए। and what do you understand from ray optics, when the source is at infinity the rays coming from that source are parallel to each other। so what do you understand from that कि वेव फ्रंट प्लेन बनाने के लिए वेव्स भी पैरेलल, रेज भी पैरेलल होने चाहिए। तो सब डायग्राम ड्रॉ करके दिया तुमको मैंने नोट्स में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एज आई टोल्ड यू, फ्राउनहोफर एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, वो आएगा आपको 12th में। ओनली डिफरेंस इज ऑफ वेव फ्रंट, एक पे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है और एक पे स्पेरिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है। अब इसके बहुत सारे अदर इम्प्लीकेशंस है, वो डिस्कशन चालू करूंगा तब बताऊंगा। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग प्लेन वेव फ्रंट के लिए सोर्स कहाँ होना चाहिए था, इन्फिनिटी पे। मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, मैं सोर्स दिल्ली में रख के आया और मैं खुद मुंबई में बैठा हुआ, ऐसा चलता है क्या, नहीं। तो प्रैक्टिकली तुम सोर्स को इन्फिनिटी पे रख ही नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी तुमको प्लेन वेव फ्रंट चाहिए। लेकिन प्लेन वेव फ्रंट के लिए रेस कैसे थे, पैरेलल।
तो तुमको ये सोचना पड़ेगा कि मैं स्पेरिकल वेव फ्रंट को, और स्पेरिकल वेव फ्रंट कौन बनाता है? पॉइंट सोर्स। और पॉइंट सोर्स में रेस कैसे होते हैं? डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग रेस को तुमको पैरेलल बनाना है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करने पड़ते हैं यहाँ पे। तो यू पुट अ कॉन्वेक्स लेंस, वो डाइवर्जिंग रेस को पैरेलल बना देता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल रेस को कॉन्वर्स भी करता है। तो थ्योरी है ना, इसलिए बोला थ्योरी अगर नहीं पता होगा गए गए, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। गुड, आर वी गुड? पक्का? तो अगला टॉपिक आप अभी कल स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा।